सर एक सेकंड, आप कल का लास्ट क्वेश्चन दिखा सकते हो? हाँ सर। ये सर हो गया। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। यस सर। म्यूट कैसे हो गया बोलते बोलते? सर आप अनम्यूट हुए नहीं थे। अच्छा 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 अच्छा। आवाज कम आ रही है।
हाँ आवाज सर, कम बहुत आ रही है? धीमी आ रही है। बहुत कम आ रही है। अब भी सही करता हूँ। अब ठीक है? हाँ सर। हाँ ओके। सर। ओके ओके ओके। मैं कह रहा था कि सब लोग अपनी प्रोफाइल पिक में अपना असली चेहरा लगा लेना। ओके, उससे मुझे पता रहेगा कि कौन किस किस को पढ़ा रहा हूं मैं, कभी मिले तो पहचान पाएंगे एक दूसरे को। ओके, तो अभी जैसे ज्यादातर के में लेटर्स लिखे आते हैं, तो अपना असली चेहरा मतलब कोई कार्टून मत लगा देना, पकड़ के लगा देना, या फिर अपना डिजिटल एवतार मत लगा देना। ओके, उसके अलावा किसी को कुछ पूछना है अभी तक के में जो कुछ भी पढ़ा हमने? हाँ सर। सर हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो एक बार दिखाओ। ये यही तो था लास्ट वाला। यस सर डन। ओके, और हम लोग कंडक्शन ऑलमोस्ट खत्म कर लिए। हाँ, इस पर एक क्वेश्चन होता है पर्टिकुलर, फ्रीजिंग ऑफ लेक। सर, हाँ बेटा। हम लोग ने जैसे सीरीज वाले कनेक्शन के लिए ये बोला था कि हीट एंड हीट रिलीज इक्वल रहेगा, I1 एंड I2। वैसे पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में दोनों के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस। हम्म, ठीक है सर। और वो क्या होगा? क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस। दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। ओके ओके सर, जैसे वो पोटेंशियल। ठीक है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता तो याद है। हाँ सर। हाँ, तो पैरेलल का ऐसे कोई यूज नहीं है, अपन फॉर्मूले से ही करेंगे, सीरीज में का यूज हो जाता है। ठीक है। ओके, फ्रीजिंग ऑफ लेक हमको करना है, तो और अब तुमने बोल दिया ना तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया एक पैरेलल वाला, तो वो कर लेते हैं कि लेट्स से दिस इज अ रॉड, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 2K, लेंथ है L और एरिया है 3A, और इसके पैरेलल एक और रॉड है। ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K, एरिया है A और लेंथ तो L ही है, एंड दीज टू आर कनेक्टेड बिटवीन टू कंटेनर्स। इस तरफ टेम्परेचर है T1 और इस तरफ टेम्परेचर है T2। दिस इज कोल्ड। ओके, ठीक है, तो दोनों में से हीट करंट पास हो रहा होगा, ये तो समझ में आती है बात। अब आपसे पूछ लिया, इफ हीट करंट इन द थिकर rod is 100 जूल पर सेकेंड, नहीं 100 की जगह बच्चों चेंज कर रहा हूं वैल्यू, ध्यान से देखना, 100 की जगह कर रहा हूं 120 जूल पर सेकेंड, देन कैलकुलेट हीट करंट इन द अदर रॉड। तो वो 20 हो जाएगा। इतनी मेहनत करी मैंने, बाकी लोग देख लो, पता नहीं 20 होगा या ऐसे ही कुछ होगा आंसर। हाँ सर, 20 होगा। 20 आ रहा है? यस ठीक है, सर। तो पैरेलल का यूज हो गया बेसिकली। इसमें क्या यूज हो गया कि अगर पैरेलल में है तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है। ठीक है, आपको अगर इसकी वैल्यूज दी है तो आप T1 माइनस T2 की वैल्यू पहले में से निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हो, पर वो मतलब टू ऑब्वियस हो जाता है, तो बेसिकली पैरेलल पे कोई क्वेश्चन नहीं इस तरह का बनता। टू ऑब्वियस क्या है कि दिख ही रहा है सर, इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस।
Yes, sir. जब सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होता है, जब पैरेलल में होते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस देम सेम होता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इतना काफी है. ओके, और सर आप बस सॉल्व कर सकते हो वो? हाँ, सॉल्व करते तो ऐसे करते, Q by T is equals to KA by L into T1 minus T2. तो ऊपर वाले के लिए, फर्स्ट रॉड के लिए, इसके लिए मैं लिख रहा हूं I1, नीचे वाले के लिए लिख रहा हूं I2. तो I1 will be equal to 2K into 3A by L into T1 minus T2, और I2 will be KA by L into T1 minus T2. और फिर अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास I1 by I2 आ जाएगा. ओके, 6:1. तो I2 is equals to I1 by 6, that is 20 जूल. समझ में आया? सर तो जैसे पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, इधर टेम्परेचर हाँ, डिफरेंस. पैरेलल में आपको करंट निकालने के लिए पहले आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप दोनों के लिए इंडिविजुअली करंट निकाल सकते हो. समझ रहे हो? यस सर. हाँ, आपको आर सर इक्विवेलेंट सर निकालने अगर की यही जरूरत. क्वेश्चन ऐसे सीरीज में होता तो? अगर सीरीज में होता तो फिर हमें जंक्शन टेम्परेचर निकालना पड़ता, या फिर हमें पहले आर इक्विवेलेंट निकालनी पड़ती. पैरेलल में अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे भी ना, कैसे निकालोगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही करोगे ना? हाँ सर, Yes, sir. हाँ फिर सर. आप करोगे बाई 7 आ जाता सर. L/2K into 3A प्लस L/KA. तो ये कितना आ गया? 7. 7 L/7. KA by L. फिर आप R इक्विवेलेंट लिखते L/7 KA. तो ये पूरा ना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो. क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसके इधर बाद ऐड आप, करना था. हाँ, उधर ऐड करने से भी यही आंसर आएगा. इसके बाद आप करंट लिखोगे, नेट करंट इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज L/7 KA, जो आया 7 KA by L इंटू T1 माइनस T2. और इधर आपने दोनों का इंडिविजुअल निकाल के अगर जोड़ दिया होता तो भी वो 7 KA by L ही आ जाएगा. समझ में आया? तो पैरेलल में दिस इज फास्टर. सीरीज में आपके पास ऐसा, आपको टेम्परेचर डिफरेंस अगर पता नहीं है तो आपको पूरे का आर निकाल के पूरे का टेम्परेचर डिफरेंस यूज करना पड़ेगा. ओके, पर आई विल नॉट लीव दिस स्टेटमेंट ऐसे हैंगिंग, मैं उसको लिख के दिखाऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. पहले तो ये वाला पार्ट समझ में आया हाँ सर. कि पैरेलल में इस तरह से करने में थोड़ा फास्ट हो जाएगा. अगर कोई थर्मल इक्विवेलेंट पूछे आर इक्विवेलेंट तो निकालना, अदरवाइज ऐसे करके करंट निकाल लेना. दोनों मेथड समझ में आए बच्चों सबको? Yes, सबको sir. ये समझ Yes, में sir. आया कि दो अलग अलग मेथड है ये? ओके, वो भी जरूरी है. ठीक है, तो दिस इज मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2. बोथ आर करेक्ट. दोनों की अपने अपने यूज है. अगर आपको इंडिविजुअली एक में करंट निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे, नेट करंट निकालना है ऐसे निकालोगे. अगर आपको आर इक्विवेलेंट ही की थर्मल थर्मल रेजिस्टेंस ही पूछ लेता तो यही करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो भी चलेगा. यहाँ पे सर मेथड 2 का यूज ही नहीं हो सकता ना, ये क्या सब. बेटा? यहाँ पे हम लोग मेथड 2 यूज नहीं कर सकते ना, ये सब. मेथड 2 यूज नहीं कर सकते? सर बहुत लेंदी अप्रोच है. हाँ, थोड़ा सा लेंथ तो है. हाँ सर. ठीक है, पर अगर कोई थर्मल रेजिस्टेंस पूछ रहा है तब तो करना पड़ेगा ना, यस सर. है ना? दूसरी चीज, अगर सीरीज में आता है बच्चों, सीरीज में कि दिस इज 1 रॉड, देन देयर इज अनदर रॉड, ये है कुछ 3L K A और ये है 2L. इसको 4K लिख देता हूँ, इसको K लिख देता हूँ, इसको 2A लिख देता हूँ. एक तो बार बार वैल्यूज लिखने में टाइम वेस्ट बहुत होता है. ठीक है, इस तरफ टेम्परेचर गिवन है T1,
इस तरफ टेम्परेचर गिवन है T2। तो अब दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक जिसमें आपसे टोटल करंट पूछा है, तो टोटल करंट कैसे निकालोगे इस बार? तो यहाँ पे पूरा नेट निकालना पड़ेगा, Net resistance। 7L/4 - आपको अगर नेट करंट निकालना है तो आपको इसकी रेजिस्टेंस पता होगी, इसकी रेजिस्टेंस पता होगी, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस तो पूरे का पता है ना, हाँ सर, समझ रहे हो? इस पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस तो पता ही नहीं है, इस पॉइंट तो का आर टेम्परेचर, इक्विवेलेंट निकालना। इस पॉइंट का टेम्परेचर तो पता ही नहीं है, तो पहले फिर क्या करना पड़ेगा? पूरे का टेम्परेचर डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो पूरे की रेजिस्टेंस भी लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को सब लोग? यस, तो यहाँ पर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको T1 माइनस T2 अपॉन आर इक्विवेलेंट ही निकालना पड़ेगा। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? सीरीज के फॉर्मूले से, डायरेक्ट that will be R1 plus R2। सर उसके बाद रेशियोज में डिवाइड कर सकते हैं क्या अरे करंट को? क्यों जबरदस्ती मेहनत नहीं करेंगे अपन, ठीक है? अपन सिंपलेस्ट वे लिखेंगे एटलीस्ट नोटबुक में। फिर अगर तुमको है ना एट द मोमेंट कुछ और चमका और तुमने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? पर एटलीस्ट लिखते टाइम हम जो नहीं सर, मैं सबसे पूछ रहा हूँ इंडिविजुअली तो सेम जाएगा ना दोनों के थ्रू? 3L बाई, एक सेकंड रुक, मेरे को एक्सप्लेन करना है, एक सेकंड। 3L/4K और दूसरे वाले का 2L/2K, कितना आया ये इक्विवेलेंट? 7 3/4 आया प्लस है। 1 7/4L/K, ठीक है? तो इतना मेहनत तो करनी पड़ी। फिर आई नेट निकलेगा हमारा जाके 4KA/7L इंटू T1 माइनस T2। तो इतनी मेहनत से हम नहीं बच पाए अगर हमें करंट निकालना है तो, ठीक है? पर मान लो करंट नहीं निकालना होता, मान लो क्या निकालना होता? जंक्शन टेम्परेचर। तो इसमें Phi टाइप income is 1 equal ये to है, I टाइप 2 में आपको जंक्शन टेम्परेचर निकालना है। तो अब आप पहले पूरे का करंट निकालो, मतलब आई नेट निकालो, और फिर उसे करंट इन 1 के बराबर रखो, तो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम, है ना? तो फिर आप आई नेट मत निकालो, आप दोनों में इंडिविजुअली करंट निकालो टी के टर्म्स में और उसको इक्वेट कर दो। समझ में आई बात? yes sir, आंसर इससे भी आएगा, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। पर चलो अभी हमारे पास टाइम है वेस्ट करने के लिए, तो हम कर लेते हैं। आई नेट है 4KA/7L। मैं वैल्यू ले रहा हूँ T1 T2 की 100 और 0, कुछ तो लेनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गई 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू I1, मतलब इसमें करंट निकाला। I1 क्या लिख सकते हैं? 4KA/3L इंटू कितना लिखूं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है I1 में क्या लिखा जाएगा? 100 minus T. 100 100 minus माइनस टी। क्या पूरी क्लास को समझ में आता है ये? हाँ सर। ठीक है, आई होप हाँ सबको आता है। 4K कटा, सब कुछ कटा, 7 और 3 बचेगा। 300 इज इक्वल्स टू 700 माइनस 70। तो T इज इक्वल्स टू 400/7। कितना होता है भाई? 7 5 35, 5 कैरी 7, तो अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो 57 60 हो जाएगा। 57 डिग्री के करीब आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो पहले इतना पूरा कैलकुलेट करके फिर ये कैलकुलेट करना इज अ वेरी वेरी बैड आइडिया। तो आप ऐसा नहीं करोगे इस। सर। हाँ, आप क्या करोगे? एक सेकंड बेटा, आप क्या करोगे? I1 इक्वल टू I2 करोगे। आप लिखोगे 4KA/3L इंटू 100 माइनस T इज इक्वल्स टू दूसरी रॉड के लिए KA/L into T minus 0. This will save us a lot of time, और इसी से करना है। तो 400 minus 4T is equals to 3T हो जाएगा। T is equals to 700, 400/7। समझ में आया? अब बोलो क्या बोल रहे थे? सर जो फर्स्ट वाला पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें और एक मेथड ये भी हो सकता है कि जंक्शन का टेम्परेचर निकाल के रेशियो ले सकते हैं ना? जंक्शन का टेम्परेचर निकाल के फिर क्या करा जाए? रेशियो किस चीज का रेशियो? सर जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था I1/I2। जंक्शन का टेम्परेचर तो निकल गया, ये निकल गया। अब क्या करूं? अच्छा हाँ सॉरी सर, नहीं उससे आएगा नहीं कुछ। है ना, उसके बाद तो तुम I1 कैलकुलेट कर दो, वही तुम्हारा I नेट हो जाएगा, हाँ सर। है ना?
ओके सर। ठीक है, तो मैंने तीनों बता दिए। अब तुम खुद से ऑफ कोर्स सोच लेना एक बार कि क्या करना है किस केस में, और कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही कुछ होगा, सीरीज या पैरेलल। और सर तो मतलब आई नेट निकालना रहेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये थर्मल इक्विवेलेंस ढूंढना पड़ेगा, पर अगर टी जंक्शन ऐसे कुछ पूछ लेंगे तो हाँ, ये आई इंडिविजुअली वन एक आई रैड टू। में करंट हाँ पूछ सर। लिया या हाँ, तो फिर तुम बिना आई नेट के भी निकाल यस सर। सर एक सेकंड। हाँ सर। हाँ सर डन। डन। अब अगर कोई कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ बना के दे दे तुमको कि वी हैव वन रॉड लाइक दिस, another one like this, ठीक है, and then a third one connecting between two containers. Okay, T1 T2, let's say T1 values simply रखा हूं 100 डिग्री सेल्सियस and T2 0 डिग्री सेल्सियस, और तीनों रॉड का कुछ कुछ L, K, A, इसका भी L, 2K, A ही ले लेते हैं, चलो शेप एक जैसी ले लेते हैं, कंडक्टिविटी अलग अलग, हमने पहले भी ऐसा कुछ कुछ किया है क्वेश्चन, है ना। अब Yes, अगर sir. आपसे टेम्परेचर जंक्शन पूछ ले, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कितना होगा, तो आप सीरीज पैरेलल लगाओगे या वो वाला मेथड लगाओगे, I1 + I2 = I3? सर I1 + I1 plus I2 Heat equal. coming equal to heat बिकॉज going. दैट विल बी इजी फॉर यू, सीरीज से पैरेलल से भी आएगा ही आंसर, लेकिन लेकिन वो रेजिस्टेंस में टाइम जाएगा। क्या बेटा, सर वो R इक्विवेलेंट फाइंड करने में टाइम जाएगा। हाँ, लेकिन अब किसी ने R इक्विवेलेंट ही पूछ लिया तो फिर मजबूरी हो जाएगी सॉल्व करना की। यस सर। ठीक है, अगर जंक्शन टेम्परेचर निकालना है तो हम R इक्विवेलेंट नहीं फाइंड आउट करेंगे, अगर T निकालना है तो आई विल डेफिनेटली गो विद I1 + I2 = I3 वाला मेथड। आई होप सबको याद है क्या बोलना चाह हाँ रहा हूँ, सर। हाँ सर। I1 I2 I3 करके। ठीक है, उस केस में मैं ये वाला करूंगा। बस यहाँ पे आर इक्विवेलेंट करते समय जो फर्स्ट और सेकंड रॉ है उसको हम लोग कैसे कंसिडर कर रहे हैं? बस सर, वही उसी के लिए क्वेश्चन ड्रॉ किया, आर इक्विवेलेंट निकालते टाइम इसका सर्किट जो होगा वो ऐसा बनेगा, समझ में आया। सीरीज यस सर। फर्स्ट sir. टू आर इन ले पैरेलल विद ईच अदर, इसके ये पॉइंट का टेम्परेचर भी सेम है 100 और ये पॉइंट का टेम्परेचर भी सेम है T, तो फर्स्ट टू आर इन पैरेलल एंड देन द थर्ड वन इज इन सीरीज विद बोथ ऑफ देम। क्या इसको सॉल्व करना आता है क्लास में यस सबको? सर। हाँ सर। सेम हाँ, साइड कैलकुलेट करके बता दो मुझे। सर यहाँ पे आपने 12 फर्स्ट by और 3 सेकंड को पैरेलल इसके लिए लिया ना, क्योंकि अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। दोनों के अक्रॉस हाँ, टेम्परेचर सर। डिफरेंस सेम है, यस। यस। हाँ सर 12/3 के। हाँ, सब लोग कैलकुलेट करना, जरा आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके कंफर्म करो। सर 2L/3 के बोला ना?
पता नहीं हाँ सर 12/3 हाँ, 12/3 के बोल अच्छा। रहे हैं। हाँ सही होगा। किसकी क्लास छूटी, किसका मैसेज था बीच में? सर प्रीवियस स्लाइड नहीं, प्लीज रिवाइज व्हाट वाज डन। क्या हुआ मिका, आपकी तबीयत खराब थी? अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी इसकी। चलो मैं आज दोनों रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आज वाली क्लास की। आज हमने कुछ नया करेंगे, उसका लास्ट क्लास से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है? तो डोंट वरी, आज की क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है? फिर लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना। सर हाँ जंक्शन टेम्परेचर 25 है ना? जंक्शन का टेम्परेचर मैंने नहीं निकाला। पहले आर इक्विवेलेंट सबको आ गया ना समझ में? R1 होगा L/KA, R1 होगा L/KA, इसको मैं लिखूंगा R, फिर R2 को मैं लिखूंगा L/2KA तो R/2, और R3 को लिखूंगा L/3KA तो R/3, ठीक है? तो R और R/2 का पैरेलल में आएगा 1/R प्लस 1/R/2 is equals to 1/R12 का इक्विवेलेंट, तो that will be 3/R। तो R12 का इक्विवेलेंट इज R/3, ठीक है? इन दोनों को जोड़ के एक रजिस्टर बनाना है, तो वो कितना बनाएंगे? R12 बोल रहा हूँ उसको, और उसकी वैल्यू होगी R/3, और उसके आगे दूसरा वाला यानी R3, उसकी वैल्यू कितनी है? R/3। अरे वाह, ये भी R/3, ये भी R/3, ये सीरीज में हो गए, तो इन दोनों तीनों का इक्विवेलेंट यानी R123 की वैल्यू होगी 2R/3। 2R/3 मतलब 2L/3KA। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके। और I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 करना पड़े तो I1 लिखूंगा मैं KA/L इंटू T1 माइनस T2 प्लस KA/L इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू KA/L इंटू T1 माइनस T2। सर आई गेस इसको सॉल्व करके 50 डिग्री सेल्सियस आता है। हाँ सर हाँ सर 50 30 है सर, 20 सॉरी 25 नहीं। अच्छा 100 माइनस T इज इक्वल्स टू 200, नहीं सॉरी 100 माइनस T प्लस 200 माइनस 2T इज इक्वल्स टू 3T। 220 डिवाइडेड बाय, अरे किया है था पिछली क्लास में, ये किया था इसका। T इज इक्वल्स टू, तो इतना करने से जब 100 माइनस टी को कॉमन करके 3k/L दोनों साइड से हटा सकते हो ना। 220 कैसे हो सकता है सर? हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ सर सर 300 मुझे होगा। 60 is equals to ये 300 आ 300 रहा था। होगा, हाँ सर 300 300 इज इक्वल्स टू, इक्वल टू हाँ, 60 होगा 60 सर। और ये 3T और ये 3T, ये हो जाएगा 60 मान, और T इज इक्वल्स टू आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। सर इतना कैलकुलेट नहीं कर दे तो अभी भी चलता। हमने सर k कैंसिल बाय कर दे। k बाय, हाँ सर कर लेना, देखो कैलकुलेशन जो Yes. उस टाइम आ गया, जैसे हाथ चल गया वो कर देता है, कोई भी आदमी बैक ट्रैक नहीं करता कैलकुलेशन, ठीक है? कॉमन दिख गया, मेरे को नहीं दिखा, ओके? तो वो चिंता का प्रॉब्लम नहीं है, अपना तो मैनेज कर लोगे इतना। आज हमारा कंडक्शन खत्म होता है यहाँ पर। तो आप एक फ्रीजिंग ऑफ लेक बोल रहे थे ना? हाँ 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 वो कराना, ठीक है? वो तो इसका सिर्फ एक सर राइटिंग क्या बोलो? सर लिख रहे हैं एक बार slide। फर्स्ट स्लाइड बता सकते हो आज का? आज का क्या? फर्स्ट स्लाइड। क्या था भाई फर्स्ट स्लाइड? ये वाला था, ये वाला था? नहीं ये वाला, ये था फर्स्ट स्लाइड आज का। यस सर, थैंक यू। लिख लिया? हाँ अच्छा सर सॉरी पर एक बार आप लास्ट स्लाइड अभी वाला, हाँ ओके सर, थैंक यू सर। Sir, I was still writing, sir. Just a minute, just a second. क्या बोल रहे हो? Sir, I was still writing, sir. Just a minute. अच्छा अच्छा लास्ट वन। Yes.
नीचे R डिवाइड बाय 2 लिखा है ना सर? नीचे R डिवाइडेड बाय 2 कहाँ पर? सर वही जहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है सर नीचे करंट का। लेफ्ट साइड वाले में? यस। लेफ्ट साइड वाले में R1 की वैल्यू लिखी है R, R2 की वैल्यू लिखी है R/2 और R3 की वैल्यू लिखी है R/3। ओके, यस। तो जब भी इस तरह का होता है ना, रिपीटेड पैटर्न होता है कि L/K है, एक में L/2K है, एक में L/3K है, तो बार बार पूरा LK लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है, तो मैं उसको एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। XYZ भी कर सकता था, यहाँ पे मैंने R कर दिया। ओके, उससे बस लिखने की गलती होने का चांस कम हो जाता है। फिर R और R/2 का इक्विवेलेंट निकाला मैंने, 1/R प्लस 1/R/2, तो उससे 3/R, तो R/3 आया इक्विवेलेंट। ये R12 लिखा है मैंने। यस सर वही पूछ रही थी सर। ये R12 लिखा है, 1 और 2 का इक्विवेलेंट। ठीक है, लिख लिया? ओके सर डन सर। चलो, कहाँ गया फ्रीजिंग ऑफ प्लेट? हाँ, okay, so what happens in cold countries, a lot of time जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का वो सब 0 डिग्री चला जाता है, मतलब इट गोज टू, आउटसाइड टेम्परेचर गोज टू -30, -50, माइनस सम डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब माइनस निगेटिव में चला जाता है तो जो वाटर है, जो भी वाटर सरफेसेस होती है, लेक मान रहा हूं मैं कोई, उसमें ऊपर की सरफेस इतनी ठंडी हो जाती है कि इट स्टार्ट्स फ्रीजिंग। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रीजिंग, ये फ्रीज हो गया, पर अंदर का पानी अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ कुछ ना कुछ रहता है। तो जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है मतलब नीचे, वो उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। ठीक है, वाटर का क्या होता है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो वाटर की खासियत होती है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर की कुछ खासियत होती है कि जब आइस से आप मेल्ट करते हो, आइस को अगर आप मेल्ट करते हो तो लेट्स से यू हैव 100 ml ऑफ आइस, तो उससे जो वाटर बनेगा वो कुछ कम वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम आएगा सिर्फ 90 ml। मास दोनों का सेम होगा बच्चों। ओके, मास में कोई दिक्कत नहीं है, मास दोनों का सेम होगा, बट दिस विल बी 100 ग्राम एंड दिस विल ऑल्सो बी 100 ग्राम। मास तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तुम लोगों को पता होगा ये सबको कि अगर आप एक बॉटल में पानी भर के उसको फ्रीज कर दो तो बॉटल फट जाएगी। तो वाटर से जब आइस बनती है तो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर अगर 90 ml है, तो जब आप हीट करोगे तो इट विल नॉट इमीडिएटली स्टार्ट टू एक्सपैंड। इसका जब आप 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचोगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा और डिक्रीज हो जाता है, 90 से 89, 88 ml तक चला जाएगा। और उसके बाद जब हीट करोगे फिर टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर आपने देखा होगा अगर चाय बनाते हो तो बिफोर बॉइलिंग इट कैन गो अप टू वेरी लार्ज वॉल्यूम, और फिर जब गैस बनेगा तब तो इट विल गो हुआ मच लार्जर वॉल्यूम। समझ रहे हो यानी? तो 4 डिग्री के ऊपर नॉर्मल ही फॉलो करता है वाटर, गर्म करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन 4 और 0 के बीच में इट बिहेव्स स्लाइटली डिफरेंट। और उसमें क्या होता है कि आप हीट कर रहे हो लेकिन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस सब पर हम अभी बात नहीं करेंगे, हमने हीट एक्सपेंशन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है, विल डू दैट टॉपिक।
लेकिन इतना अभी हमको पता होना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे कौन सा वाटर रहता है? यूजुअली 4 डिग्री सेल्सियस। और ये क्यों फ्रीज नहीं हो रहा है पता है? क्योंकि ग्राउंड से थोड़ी बहुत हीट इसको मिलती रहती है, क्योंकि कोर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट और वहां से इसको थोड़ी बहुत हीट मिल रही होती है। तो इट इज द हीट ऑफ द ग्राउंड विच इज कीपिंग इट वार्म। ठीक है, तो 4 डिग्री और यहाँ पर आइस है और आइस के कांटेक्ट में जो वाटर होता है वो एकदम ठंडा होता है। आइस बनने ही वाला है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द कंप्लीट सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन सबको समझ में आ गई? हाँ सर। बाहर हाँ, सर। नेगेटिव टेम्परेचर है, अंदर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर आइस है। Sir, so at 4 degrees Celsius, what is like the density of water, like numerical value? वो नहीं याद मुझे। ठीक है, आई थिंक हमको 4 डिग्री पर ही याद है। 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि द वैल्यूज आर वेरी गुड एक्चुअली। 1000 ग्राम पर लीटर, यानी कि 10 की पावर 6 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक से दूसरी, दूसरी तीसरी डिराइव होती है एंड द वैल्यूज आर प्रीटी गुड। तुमको अगर कोई एक याद रखनी है तो जस्ट रिमेंबर दिस, 1 kg पर लीटर। ओके, 1 लीटर की जो बॉटल आती है उसमें एग्जैक्टली 1 किलोग्राम वाटर होता है। गॉट इट? Yes, sir. Also, 1 kg per decimeter cube also we can say, na? क्या? 1 kg per decimeter cube. 1 डेसीमीटर की पता नहीं, कभी डेसीमीटर में लिखी नहीं, काम नहीं आती है। लीटर काम आता है या फिर मीटर क्यूब काम आता है या सीसी काम आता है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, Okay, अच्छा, sir. एक चीज और क्या बताने वाला था? हाँ, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो तो उसका मास 1 किलोग्राम नहीं होगा, पेट्रोल की डेंसिटी कुछ और होगी। इज दैट क्लियर? यस अगर आप 1 केजी ग्लिसरीन लेते हो तो उसका मास बहुत ज्यादा होगा। अगर आप 1 केजी ऑफ 1 लीटर ऑफ मर्क्यूरी लेते हो, लीटर बोल रहा हूँ, 1 लीटर ऑफ मर्क्यूरी लेते हो तो उसका मास 13.6 किलोग्राम होगा। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो हाँ, हर Yes, चीज sir. की डेंसिटी अपनी अपनी होती है, वाटर की डेंसिटी अपनी अपनी है, लेकिन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वाटर की डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो पहले अपन डेंसिटी वगैरह पर अभी नहीं फोकस करते, अभी इस बात पर फोकस करते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होगा। ये 0 पर है और ये नेगेटिव पर है, तो इस बार हॉट कौन है? 0 डिग्री 0. सेल्सियस है ना? 0. दिस इज Yes. हॉट। ठीक है, दिस इज हॉट एज कंपेयर टू आउटसाइड टेम्परेचर एंड दिस इज कोल्ड, आउटसाइड इज कोल्ड। तो हीट विल गो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, अंदर से बाहर फ्लो करेगी हीट। ठीक है, और जब हीट अंदर से बाहर जाएगी तो अंदर जो 0 डिग्री पे पानी है वो व्हाट हीट लूज कर रहा है। तो व्हाट हैपेंस अगर 0 डिग्री पर पानी है और वो हीट लूज करेगा तो क्या होगा? आइस बनेगा। Ice. टू फ्रीज, इट विल सर अभी स्टार्ट टू। आपने क्या बोला, आप रिपीट कर सकते हो? मैंने बोला व्हाट विल हैपन अगर 0 डिग्री पर वाटर है एंड स्टिल इट लूजेस सम हीट, तो क्या होगा? If the water is at 0 degrees Celsius and it loses more heat, what will happen to it? सर तो वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो होना शुरू आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो when the heat goes out, a new layer of water will start to freeze. समझ में आ रही है बात? Yes, यस sir. This new layer will also freeze. तो हमको क्या सीखना है कि जब वाटर की विड्थ x है, ओके, तो और थोड़ी सी हीट और बाहर गई तो एक dx अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्रीज एक्स्ट्रा। ठीक है, और जो हीट फ्लो रेट है वो हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वी हैव द फॉर्मूला ऑफ हीट करंट, I इज इक्वल्स टू, हीट करंट का फॉर्मूला है हमारे पास KA/L इंटू T1 माइनस
T2। ठीक है, यहां पर एरिया कौन सा लेंगे हम, इस लेक की सरफेस का एरिया। ठीक है, इसकी सरफेस का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो गिवन होगा वो के लेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी के किसकी लेंगे, आइस की या वाटर की? वाटर की। वाटर में से हीट फ्लो हो रहा है या आइस में से हो रहा है? आइस की। आइस में से हो रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी किसकी लेंगे, आइस की। ठीक है, और एरिया किसका लेंगे, लेक का। और जो ये हीट को क्रॉस करना पड़ रहा है पाथ, उसकी लेंथ कितनी है? x प्लस डी है। x प्लस डी एक्स, x या x प्लस अप्रोक्सीमेटली x। बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो x ही लेंगे। ठीक है, इनटू सर टेम्परेचर डिफरेंस। एक चीज और बस बता दूं, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर किसको लेंगे, 0 0 डिग्री zero। से माइनस लो टेम्परेचर, तो प्लस हो जाएगा। तो वो प्लस हो जाएगा। सो द हीट करेंस कम्ड आउट टू बी वेरी सिंपल, इट इज KAT by x। हाँ बोलो बेटा। सर वो थर्मल कंडक्टिविटी आइस का क्यों लेंगे, वो क्योंकि हीट अर्थ से तो हीट वाटर से पास हो रही है ना क्या, सर, जो अर्थ है सर वहां से तो हीट वाटर से पास हो रही है ना। वो वाला हीट फ्लो रेट नहीं निकाल रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं कि इस वाटर बॉडी में से कितनी हीट बाहर जा रही है, क्योंकि जो हीट बाहर जा रही है उसकी वजह से उस लेयर की वाटर जो है वो क्या होने वाली है, फ्रीज होने वाली है। समझ में आया? हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो यहां से जो हीट गई उसकी वजह से ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये फ्रीज हो जाएगी, एक्स्ट्रा लेयर। इज दैट क्लियर? यस सर। दिस इज योर रेट ऑफ हीट फ्लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q/T लिख सकता हूं, या फिर क्या लिख सकता हूं, dQ/dt। अब तुम मुझे सोच के बताओ, इज दिस थिंग कांस्टेंट और विल इट चेंज विद x? इट विल चेंज विद चेंज होता है। इट विल चेंज। जितना विड्थ बढ़ती जाएगी आइस की, हीट फ्लो रेट चेंज होती जाएगी। जब कोई चीज वेरिएबल है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज Q/T, आई शुड राइट इट एज dQ/dt। गॉट इट? यस सर। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ हीट करंट लिख सकता हूं, dQ/dt इज इक्वल्स टू KAT by x। अब मुझे ये बताओ, अगर इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर वाटर से Q हीट चला गया, इफ Q हीट चला गया वाटर से, और वाटर ऑलरेडी 0 डिग्री पर है, तो कितना मास फ्रीज होगा, ये कैसे निकालोगे? लेटेंट हीट के Q फॉर्मूले by L। Q heat इज of इक्वल्स fusion। टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। ये समझ में आता है सबको? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो अगर dQ हीट गया तो क्या चेंज हो जाएगा, अगर dQ DM हीट गया तो कितना मास फ्रीज होगा, बहुत छोटा सा dm DM मास। इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। इसको मैं L ही लिख रहा हूं इसके आगे। तो बेसिकली dQ को मैं क्या लिख सकता हूं, dm इंटू L। अब dm की वैल्यू कहां से निकालूं, dm की वैल्यू मैं लिख सकता KT by हूं डेंसिटी इंटू द वेरी स्मॉल एडिशनल वॉल्यूम जो फ्रीज हो गया। गॉट इट? यस सर। यस सर। हाँ इंटू L। और इस एडिशनल वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका क्रॉस A dot सेक्शन D एरिया by D। इंटू इसकी एडिशनल विड्थ इंटू L। तो थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो एक ही लाइन में पूरी बात समझाई है। ध्यान से देखो और इसको सीखो। और वंस अगेन आई वुड से writing this mathematical expression is far more important than the whole topic. Okay, if you are good at this, it will help you in so many different scenarios. You can write mass in differential form of volume and volume in differential form of width. किसी को confusion है तो you need to ask. सर तो ऐसे सिचुएशंस में हमेशा जो अंडरग्राउंड वाटर होगा वो 4 डिग्री पे ही होगा, वेरी नहीं करेगा वो। अब कहीं किसी पर्टिकुलर जगह हो सकता है वेरी करता हो, तो हम बस अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स आ सकते हैं, ओके सर। है ना। आई डोंट एग्जैक्टली नो, अंटार्कटिका वगैरह में तो नीचे तक सब फ्रीज ही हो जाता है, हाँ सर। कुछ ही जीरो हो जाता होगा। तो ओके सर। बहुत एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
सर हाँ, सर वो आपने 4 डिग्री वहां नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री है ना, तो सबसे डेंस वाला वाटर सबसे नीचे रहेगा। ओके, ओके सर। अब वो 4 हो ही ना, 4 की जगह 2 हो तो हो सकता है, अगर कहीं पर भी 4 है ही नहीं तो, पर यूजुअली 4 डिग्री वाटर वाटर सबसे नीचे रहेगा। या इतनी ज्यादा ठंड है और अंदर से हीट नहीं मिल रही है कि पूरा ही 0 पे हो सकता है इन सम केस, पर यूजुअली दैट इज द केस। ओके, ओके सर। ये वाली लाइन सबको आगे के क्लास में समझ में? Yes, sir. यस सर। वाह। DQ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बताऊं फिर से बच्चा? मैंने बोला, अच्छा पहले तो ये बताया कि अगर Q हीट जाती है तो फ्रीज हो जाता है कुछ वाटर, वो कैसे निकाल सकते हैं? Q इज इक्वल टू ml। तो अगर DQ हीट गई तो कितना मास फ्रीज होगा? DM। अब ये जो DM मास फ्रीज हुआ ना, इसकी अगर अलग से पिक्चर बनाओ तो पिक्चर पता है कैसी दिखाई देगी? ये दिखाई देगी एक वेरी थिन लेयर ऑफ आइस विच जस्ट गॉट फ्रोजन, क्योंकि कुछ हीट बाहर चली गई। तो अगर इसका DM मास लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम को कैसे निकालोगे? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इसकी विड्थ, और इसकी विड्थ कितनी है? dx। समझ में आया? ओके, तो DM को आप क्या लिख सकते हो? रो इंटू ए इंटू dx, वही यहाँ पे लिखा है। अब आगे बढ़ते हुए इसको लिखते हैं, DQ को DQ को डायरेक्टली लिख पाऊंगा मैं? हाँ, रो AL, ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं बच्चों, इंटू dx बाई dt इज इक्वल्स टू KAT by x. This gives us our first result of the day. First result is dx by dt is equals to, a से a कट गया, KT upon rho LX। ये क्या चीज है? जो वो रेट पे हो रहा है, freeze रेट आएगा। ऑफ रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक। हालांकि और बेटर टर्म होता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ विड्थ ऑफ आइस, पर वो नहीं लिखते यूजुअली। क्या लिखते हैं? रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक। आइस की विड्थ पर सेकेंड किस रेट पे बढ़ रही है? इस रेट पे बढ़ रही है। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक कम होती जाएगी। इज दैट क्लियर? सर, हाँ, आपने सब इक्वेशंस में आप रिपीट कर सकते हो डी क्यू क्यू लिया क्या? इंस्टेड ऑफ क्यू। सब इक्वेशंस में आपने डी क्यू क्यू लिया इंस्टेड ऑफ क्यू। क्योंकि टर्म्स चेंज हो रहे हैं इसलिए। हाँ, मैं कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस सोच रहा था। वो है ना, एक लड़का रन कर रहा है 100 मीटर की रेस, ठीक है? 100 मीटर की रेस रन किया, पहले स्लो दौड़ा, फिर और स्पीड उसकी, फिर और स्पीड इंक्रीज करी, फिर और स्पीड इंक्रीज करी, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ सर। अब मैं बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या तुम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख पाओगे? नहीं सर, वो चेंज क्योंकि हो रहा है। वेलोसिटी सब जगह चेंज हो रही है, तो कौन सी वेलोसिटी लूं? पर तुम बोलोगे सर मैं एक काम करता हूं, मैं इस छोटे से पार्ट में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ बहुत छोटे से टाइम dt में, वो बता दूंगा आपको। कैसे? हाँ सर। ds इज इक्वल्स टू यस, v इंटू dt। ये क्यों लिख पाए तुम? शॉर्ट बिकॉज सर इंटरवल। बहुत छोटे से टाइम में ना वेलोसिटी ज्यादा चेंज नहीं हो पाएगी, तो सडनली वी वेंट टू डिफरेंशियल वैल्यूज। व्हाई? बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो यहाँ पर हीट करंट इज चेंजिंग, तो एवरेज वैल्यू है टोटल हीट अपॉन टोटल टाइम, पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू है dq अपॉन dt। इज दैट ओके क्लियर? सर। यस सर। ठीक, चलो पहले रिजल्ट तक सब लिख लो भाई। ये खत्म नहीं हुआ इस पेज में, आगे जाएगा, ये अगले पेज पे जाना पड़ेगा।
सर अब dx अपॉन dt कैसे वो एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से? ये एक्स अपॉन डी टी कैसे आया या उसको ये क्यों लिखा रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेग? सर वो कैसे आया सर? बताओ कौन से टर्म में फंसे हो, ये वाला समझ में आया टर्म? नहीं सर वही पार्ट सब एक्सप्लेन कर सकते हो। ये वाला नहीं समझ में आया तो डी क्यू की वैल्यू मैंने डीएम इंटू एल लिखी है, समझ में आया? यस। फिर डीएम की वैल्यू मैंने डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डीएक्स लिखी है, समझ में आया? यस सर। है ना? फाइंड द पेन पॉइंट, किस पॉइंट पर प्रॉब्लम हो रही है उसको टैकल करो। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, यू ट्राई एंड टेल मी कि ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया। ओके, ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। सर हाँ। आपने बोला था ना कि जितना x बढ़ेगा उतना ये रेट कम होगा। हम्म, अच्छा हाँ ओके सर। यस सर सर। क्योंकि रेट जो है हाँ सर वो इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल x। टू एक्स, तो जितना आइस की विड्थ बढ़ती जाएगी उतना स्लोली यस स्लोली सर। फिर वो और इंक्रीज होगी विड्थ। ओके। सर नहीं समझा सर। हाँ बेटा, वही मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ पर नहीं समझा? क्या Q इज इक्वल टू एम इंटू एल समझ में आया? यस। तो फिर अगर बहुत छोटा अमाउंट ऑफ हीट जाएगा तो बहुत छोटा सा मास फ्रीज होगा, ये बात भी समझ में आई? यस। है ना? क्योंकि मैं और तो लिख नहीं सकता ना, तो मुझे इसी पे बताना पड़ेगा। तो यस। ये समझ में आई। अब इसके बाद वाला टर्म समझो कि अगर थोड़ा सा मास और फ्रीज हो गया तो एक एडिशनल लेयर बन जाएगी, आइस की बन जाएगी। यस। उसका मास डीएम क्या मैं उसके विड्थ के टर्म में लिख सकता हूँ? यस सोचो सर। तो, डीएम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर इसका मास बहुत छोटा है तो इसका वॉल्यूम भी बहुत छोटा ही होगा। तो डीएम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आप किसी भी चीज का लिख सकते हो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू उसकी विड्थ। यस सर। तो डीएम का सब्स्टिट्यूशन आया समझ में? यस सर। अब डीक्यू को ये वैल्यू जो आई हमारी, इसको यहां पर पुट किया, रो ए एल इंटू डीएक्स, और नीचे तो डी टी था। ओके, तो हमने किस तेजी से आइस फ्रीज हो रही है उसकी जगह किस तेजी से उसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है ये निकालने की कोशिश करी। ओके, ओके सर गॉट इट सर। किस तेजी से हीट लॉस हो रही है ये हमें निकालना आता था, और अब किस तेजी से आइस की विड्थ इंक्रीज होगी ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अभी हमको ये मिल गया, एक सेकेंड, उसको नेक्स्ट पेज पे ले चलें। ठीक है, तो फ्रीजिंग ऑफ लेग कंटिन्यू। फ्रीजिंग ऑफ लेग कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और हमको क्या मिल गया है, px by dt की वैल्यू। तो नाउ वी कैन डू x into dx is equals to kt by rho l into dt, and then we can integrate this thing from say width x1 से x2 इंक्रीज होने का टाइम निकालना है आपको। तो आप क्या बोल सकते हो, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2 is equals to kt by rho l into t, and that gives you your second formula of the day, that is time to go from x1 to x2 width। 2 मीटर से 5 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, that will be rho l upon 2 kt
इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये कब काम आएगा? जब आपसे कोई बोलेगा कि 1 सेंटीमीटर विड्थ से 5 सेंटीमीटर विड्थ जाने में आइस को 4 घंटे लगे, तो अब 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? When such questions come, you can use this. Okay? नीट में इस पर क्वेश्चन अलग आ चुका है, इस पर अलग आ चुका है। तो अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि दिस इज टफ फॉर नीट, तो वो गलत है। ठीक है, ऑलरेडी दोनों पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, नोट डाउन कर लो। और इसको तो सीखने का यही तरीका है कि डू दिस प्रूफ एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ सिंगल आवर। 3 बार करो 1 घंटे में बैठ के, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, हार्डली 20-25 मिनट लगेगा, फिर तुमको आ जाएगा। तो आई ऑल्सो यूज टू थिंक कि अगर सिर्फ ये याद कर लो तो काम चल जाएगा बच्चों के लिए, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन आ गया, मतलब प्रूफ के बीच के स्टेप पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक से समझ लो, पूछ लो कुछ पूछना। सर तो इसमें डायरेक्टली रिजल्ट पूछा था ऐसे फॉर्मूला? क्या? सर तो नीट में डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला पूछा था? फॉर्मूला ही पूछा था, रेट ऑफ ठीक है उसका सर। फॉर्मूला पूछा था, वैल्यूज दी हुई थी। ओके। सर हम्म, और जो लेटेंट जो एल फ्रीजिंग होगा उसका वैल्यू दिया रहेगा ना, कुछ याद में करना है। लेटेंट हीट ऑफ आइस। फ्रीजिंग तो वो तो 80 रहेगा। हाँ हाँ, 80 कैलोरी। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर राइट साइड में आपने जो क्वेश्चन जैसा दिया है उसे सॉल्व करना है अभी? नहीं नहीं, अभी सॉल्व कर, प्रॉपर लैंग्वेज लिखूंगा तब सॉल्व करना। ओके सर। बोलू क्वेश्चन? एक सेकंड, वो पीछे साइड दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा। सर और जो एल फ्रीजिंग होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी ना, मतलब सब्स्टिट्यूट करते वक्त। क्या? जो एल फ्रीजिंग होगा उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ही सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, नेगेटिव नहीं करेंगे ना? सॉरी, फिर से बोलो। सर जो एल फ्रीजिंग है उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ही सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, नेगेटिव नहीं करेंगे ना? हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ओके सर। अब हो गया। हो गया। क्वेश्चन बोलू। द विड्थ ऑफ अ लेक is increasing at a rate of 2 centimeter per hour on a day at temperature minus 60 degrees Celsius, when the width of ice is 2 meter. नहीं, 2 meter नहीं, 3 meter. Calculate the rate of freezing on a day at temperature minus 20 degrees Celsius, when
width of lake, when width of ice is 4 मीटर। ओके, तो सबसे जरूरी है क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमको समझ में आ जाए कि क्या दिया है और क्या पूछा है। सर और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही सब्स्टिट्यूट कर सकते टेम्परेचर डिफरेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हैं। ओके सर। सर 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा 0.5 है। 0. हाँ सर। सो रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक हमको dx/dt कितना पता है? सर 2। नहीं नहीं नहीं, KT अपॉन रो LX, ये पता होना चाहिए ना, किसके प्रोपोर्शनल किसके इनवर्स। यस सर। ठीक है, तो dx/dt ऑन डे 1 इट इज गिवन 2 सेंटीमीटर पर आवर। मुझे K नहीं पता, पर मुझे टेम्परेचर डिफरेंस पता है 60 डिग्री, अपॉन डेंसिटी पता है पर पुट करने की मन नहीं है, L भी पता है पुट करने का मन नहीं है। और उस दिन विड्थ कितनी थी? उस दिन विड्थ थी 3 मीटर। ओके, फिर सेकेंड डे मुझे रेट नहीं पता, लेकिन मुझे टेम्परेचर डिफरेंस पता है कितना है 20 रो L, और उस दिन विड्थ कितनी है इसकी 4 मीटर। ये सबको समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को डिवाइड करो। सर तो यूनिट्स dx चेंज करनी पड़ेगी ना, 3 मीटर नहीं करनी से। पड़ेगी, कटेगा मीटर से मीटर जब मैं डिवाइड करूंगा। राइट हैंड साइड की सारी यूनिट्स कट जाएंगी, बचेगी सिर्फ इसकी सेंटीमीटर पर आवर। ओके, पर तुम कन्वर्ट करने के डालना चाहो तो डाल सकते हो, आंसर तब भी अपना सही आएगा। ओके, 20/4 इंटू 3/60 ये आएगा। सर यहाँ पे हम लोग ने रेशियो लिखा है, इसीलिए हम लोग को यूनिट्स में कन्वर्जन नहीं करना है, पर एक्चुअल वैल्यू तो हम लोग सबको SI यूनिट्स में लेके करते थे। यस, ऐसा यूनिट्स ओके में सर। लेके करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे रेशियो लेना था इसलिए मैंने यूनिट्स हाँ को सर। नहीं ध्यान दिया। सब कुछ SI में लोगे तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा निकल के। यस सर। सर मुझे पूछना, जो dx/dt चेंज इन विड्थ है ना, हाँ, dx Like- इज द विड्थ ऑफ द आइस, तो लाइक तो प्रीवियस dx/dt स्लाइड्स में वो चेंज इन डेप्थ लगा था मुझे। रेट ऑफ विड्थ ऑफ आइस, तो डेप्थ भी तो वही होगी, विड्थ और डेप्थ एक ही तो होंगे। ओके सर।
बच्चों आवाज आ रही है? आई थिंक डिस्कनेक्ट यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट। चल ओके, स्क्रीन दिख रहा है? ये वाला हो गया सबसे? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। एक और कर लेते हैं सेकंड वाले पर। Second is if width of a frozen width of ice on a frozen lake increases from 50 centimeter to 60 centimeter in 2 hours, how much time will it take to increase from 60 centimeter to 80 centimeter? चल ट्राई करो। सर अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स तक कुछ क्या? सर 5 आवर्स तक आ अप्रोक्सीमेटली रहा है क्या 5 सर। अप्रोक्सीमेट? 5 hours ठीक है, हाँ चलेगा। ठीक है, 5 पॉइंट कुछ आता है। मिनट्स में दिया होगा 56 तो by 11 और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो वी हैव दिस सेकंड फॉर्मूला एज T इज इक्वल्स टू रो L अपॉन 2kx टू के टी x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो फर्स्ट केस के लिए वी हैव 2 आवर्स रो L अपॉन 2kT। बेस्ट पार्ट इज कि कांस्टेंट ना हर बार हम कांस्टेंट काट ही रहे। x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर में आएगा 60 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। और नेक्स्ट के लिए जब मुझे टाइम निकालना है t2, तो उस केस में रो L अपॉन 2kT इंटू 80 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। t by 2 is equals to 6400 minus 3600 minus 2500 कितना हुआ ये? 1100 ऊपर 2800 आता 28 डिवाइड बाय 11। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स चल जाएगा। ओके, प्रॉब्लम ये नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व इजी है, फॉर्मूला इसका इतना वाहियात है कि याद नहीं होता। तो या तो प्रूव करना सीख लो या फिर भाई मेमोरी अपनी शार्प है तुम्हारी, तो तुम फिर इसको याद रखो। ठीक है, सर क्वेश्चन लिख। हाँ हाँ लिख लो।
सर आंसर अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स है ना? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स है, 5.1 टू बी। फाइव पॉइंट कितना होता? हाँ, 1 ईयर। 09 आता। हम्म। अच्छा, मान लो मैं आंसर लिख दूं 5.1 आवर, तो तुम मुझे इसे आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करके कितना बताओगे? 5 आवर्स एंड हाउ मेनी मिनट्स? 560। 6 minutes. 6 मिनट्स। समझ में आता है सबको? यस सर। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, 5 आवर एंड 6 मिनट्स, क्योंकि बाई चांस 5.1 आया, मान लो 5.5 आता तो 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स करते रहो। ओके, ये समझ में आया सबको क्या हो गया ये? यस सर। यस सर। ठीक। अब हम फ्रीजिंग ऑफ लेक भी हो गया हमारा, हमारा एक्चुअल में कंडक्शन ओवर हो गया। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द थर्ड वन। सर ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आएंगे ना इसमें, रेट ऑफ फ्रीजिंग में? हाँ, रेट ऑफ फ्रीजिंग पे डायरेक्ट फॉर्मूला आएंगे, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए ना उसके लिए। और हाँ, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा मतलब। ठीक है, अब जो सेकंड वन था दैट वाज कन्वेक्शन। ठीक है, कंडक्शन हैपेंस मोस्टली इन सॉलिड्स। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स को मूव नहीं करना होता, लेकिन कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स कैन मूव एंड द इजीएस्ट एग्जांपल वुड बी बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ पैन। तो इफ यू हैव अ पैन और उसमें यू आर बॉइलिंग वाटर, ठीक है, हाउ डू यू बॉइल वाटर? यू प्रोवाइडेड हीट। ठीक है, व्हेन यू प्रोवाइड इट हीट, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे गेन दैट एनर्जी, उनको वो हीट एनर्जी मिलती है। और क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी गेन करते हैं इमीडिएटली दे स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। दे स्टार्ट मूविंग अपवर्ड क्योंकि हीट करने पर चीजों की डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो वाटर की डेंसिटी भी डिक्रीज होती है। और जब डिक्रीज होती है तो जो डिक्रीज्ड लाइटर लेयर ऑफ वाटर है वो किधर जाती है? ऊपर। और ऊपर से क्या होता है? denser layers of water start going down, and then वो जो denser particles हैं वो जब नीचे पहुंचेंगे तो they will start gaining heat and the whole process will keep on going. तो in convection particles, molecules या atom जिसकी भी बात कर रहे हैं, move from one place to another in order of transferring heat. सर ओके, हाँ बोलो। सर अगर कंडक्शन और कन्वेक्शन को कंपेयर करें तो फास्टर हीट ट्रांसफर किधर होगा? फास्टर विल बी इन कंडक्शन। ओके सर। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कंडक्शन इज फास्टर। तुम्हें समझ में आना चाहिए, सबसे तेज हीट ट्रांसफर होगा गैस और पैन के लोअर मोस्ट एरिया के बीच। समझ रहे हो? हाँ सर। और वहां पर एक्चुअली कंडक्शन होगा, पहले इतने से पार्ट में कंडक्शन होगा। समझ रहे हो या नहीं? हाँ सर। हाँ, पहले वो कंडक्शन होगा और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स तक पहुंचेगी हीट। तो बिलीव मी, द फास्टर विल ऑलवेज बी कंडक्शन। ओके, ओके सर। पानी गर्म होने से पहले पैन का ये वाला हिस्सा गर्म हो चुका होगा। हाँ सर। ठीक है, तो वो तो ठीक है, कंडक्शन विल बी फास्टर। और द थिंग इज कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है,
इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है सिलेबस में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वेक्शन कहाँ होता है और कैसा होता है। तो कन्वेक्शन मोस्टली अकर्स इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। अरे तुमने ये नहीं बताया कि जो सेकंड ट्रैक है, सेकंड ट्रैक में कौन से सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स? सर प्रतीक सर। प्रतीक सर। प्रतीक सर मुंबई में रहते हैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ शायद। तुम लोग मिले उनसे, पढ़े हो कभी? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा अच्छा, ओके। प्रतीक सर, क्योंकि मैं भी नहीं जानता उनको। सर हम कोई भी टीचर्स से नहीं मिले। अच्छा, तुम पूरे साल तब से ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो? हाँ हाँ सर। सर। ओह, 10 से ऑनलाइन ही है सर। चलो दुआ करो कि 12 तक ऑनलाइन ही ना चला जाए कहीं। तुम लोगों का वो शुरू हो गया, वैक्सीनेशन कराया किसी ने? हाँ सर, करवा हाँ लिया। सर। किया ना सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सर, फर्स्ट डोज हो गया। हाँ, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज तो 2-3 महीने बाद ही होगा। तो नहीं सर, एक महीने बाद। एक महीने महीने बाद में मिल ही? जाएगा। अरे वेरी नाइस, सही है। आई होप वैक्सीनेशन होने के बाद एटलीस्ट 12th में सब लोग ऑफलाइन ही पढ़े। पर मुझे लगता है कम से कम एक ट्रैक चलता रहेगा ऑनलाइन, सेफ साइड की। अगर छोटा मोटा होता रहता है ना बीच बीच में, तो डिस्टर्ब ना हो कम से कम एक ट्रैक में। ये लिख लिया सर। सबने? हाँ बोलो। सर ये कन्वेक्शन वाला एक वापस साथ में समझा दो। अरे कन्वेक्शन में पार्टिकल्स एक जगह से हीट लेते हैं और फिर वो मूव करते हैं और उनकी जगह दूसरे पार्टिकल्स आते हैं, फिर वो हीट गेन करते हैं और फिर वो मूव करते हैं। तो जैसे अच्छा कंडक्शन में क्या था ना, हर पार्टिकल अपने पड़ोसी को ही एनर्जी दे सकता था, है ना? यहाँ पर पार्टिकल हाँ दूर जाके वो एनर्जी किसी और को दे सकते हैं, किसी और से टकरा सकते हैं। ओके, तो टकराने यस। मूवमेंट कहाँ कहाँ अलाउड है? लिक्विड्स में थोड़ा अलाउड है, गैसेस में और ज्यादा अलाउड है। तो कन्वेक्शन बेसिकली मोस्टली लिक्विड्स और गैसेस में होता है, कंबाइन करके उनको हम फ्लूइड्स बोल सकते हैं। ओके, ओके सर। तो इसका ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है? इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं, क्योंकि तुम समझ रहे हो ना, दिस प्रोसेस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो दिस इज हाँ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। हर लिक्विड की अपने अपने तरह के फ्लो स्ट्रीम्स बनते होंगे, बहुत सारी चीजें होती होंगी। तो इसलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि कन्वेक्शन होता क्या है। ठीक है, हमारे सिलेबस में है कंडक्शन और तीसरा वाला रेडिएशन। कंडक्शन हो गया, रेडिएशन करना है। हाँ बोलो। जो फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा वो इससे डील करता है क्या फिर? नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी तुम ये चीज नहीं पढ़ोगे, हीट ओके ट्रांसफर सर। नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ओके। तो अब तीसरा हेडिंग डालो और ये हमें पढ़ना है। थर्ड वन इज रेडिएशन। तो कंडक्शन हैपेंस इन सॉलिड्स, कन्वेक्शन मोस्टली हैपेंस इन liquids and gases. Radiation is a different type. It does not need any material, any medium. Okay, radiation are basically electromagnetic waves. Okay, EM waves बोलते हैं इनको, which are generated or which are radiated from the surface of a heated object. जो भी ऑब्जेक्ट हीटेड है, जिनका भी कुछ टेम्परेचर है, दे कैन रेडिएट सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम देयर सरफेसेस। ओके, हो सकता है तुमने पढ़ा हो ईएम वेव्स को। ईएम वेव्स इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स, ठीक है, जिसमें जो सबसे कॉमन है, जो हमको दिखाई देती है, दैट स्पेक्ट्रम, दैट पोर्शन इज कॉल्ड, वी कॉल इट लाइट। तो लाइट इज अ पार्ट ऑफ ईएम वेव्स। लाइट में कौन कौन से कलर्स होते हैं?
विबग्योर, ओके। तो विबग्योर इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ EM वेव, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, G, Y, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इसमें वॉयलेट जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइट होती है इन सब में, और रेड जो है वो मिनिमम एनर्जी वाली होती है, ठीक है। पर ये तो हमें दिखाई देते हैं, अदरवाइज वॉयलेट से भी ज्यादा एनर्जी वाली लाइट होती है अल्ट्रा वॉयलेट, जिसको यूवी रेज बोलते हैं, ओके। वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह में यूज होता है ये। रेड से भी कम वाले होते हैं इंफ्रारेड, इनको IR रेडिएशन बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल वगैरह में यूज होता है। इससे भी कम होती है माइक्रोवेव्स, और उससे भी कम होती है रेडियो रेडियो, वेव्स। और ऐसी अल्ट्रावायलेट से भी ऊपर होती है एक्सरेज, जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते, विच कैन पास थ्रू मोस्ट ऑफ अवर टिश्यू बट दे कैन नॉट पास थ्रू अवर स्केलेटन। तो अगर आप एक कैमरे से अपनी फोटो खींचते हो, ठीक है, या अगर आप लाइट डालते हो अपने ऊपर और पीछे एक वॉल है बच्चों, तो वॉल पर आपकी शैडो बन जाती है या नहीं बन जाती है? यस सर। Yes, sir. है ना। अब सोचो ये एक्सरे है, तो इट विल पास थ्रू मोस्ट ऑफ यू बट नॉट थ्रू योर स्केलेटन, तो शैडो किस चीज की बनेगी? स्केलेटन की। है ना। तो आपका क्या दिखाई देगा यहाँ पर? ओनली योर स्केलेटन, समझ गए? तो Yes, जो sir. एक्सरे होता है, इट बेसिकली टेक्स अ पिक्चर ऑफ योर स्केलेटन, इट मेक्स अ शैडो ऑफ योर स्केलेटन, और उसकी वजह से आपको दिख जाता है इफ देयर इज अ ब्रोकन बोन और इफ देयर इज अ डिफॉर्मिटी इन एनी बोन, वो सब आपको दिखाई दे जाता है। तो वो सब चीजों के अपने अपने यूज है, एक्सरे का ये यूज है, ठीक है। और एक्सरे भी से भी ज्यादा पावरफुल होती है Gamma गामा rays. रेज। ये यूजुअली हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं आर्टिफिशियली, दीज आर जनरेटेड इन जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, ओके। सो दे आर वेरी पावरफुल एंड दे कैन पास थ्रू 30 इंच ऑफ कॉन्क्रीट वॉल, और इस तरह के नंबर्स हैं बड़े बड़े। तो दे आर वेरी हार्मफुल एंड वेरी पावरफुल, इवन एक्सरेज आर हार्मफुल फॉर अस, ये भी पता ही होगा तुम लोगों को, बट नॉट इन दैट मच, मेडिकल उसमें यूज होता है। तो ऑल दीज रेज कंबाइंड, एक टर्म अगर यूज करना है तो दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ कब जनरेट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ हीटेड ऑब्जेक्ट। जो ज्यादा हीट पे होगा, जो ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, वो हैवी वाली रेज एमिट करेगा, ज्यादा एनर्जी वाली। जो ठंडा होगा वो कम वाली हीट रेडिएट करेगा। पर सभी ऑब्जेक्ट्स, हीटेड ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है जिनका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन हो, विच मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट, राइट। हमने बात करी थी कि 0 केल्विन तो हम प्रैक्टिकली रीच कर नहीं पाते। तो हर किसी के इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है, हर किसी के एटम्स के पास एनर्जी है, और कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी लूज करते हैं। लूज करते हैं तो क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी लूज करी तो वो एक्चुअल में बदले में क्या कन्वर्ट करेगा? एक क्या जनरेट करेगा? EM wave. EM वेव जनरेट करेगा। समझ में आई बात सबको? Sir, तो हाँ। इसका मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते होंगे वो सारे के सारे EM वेव देते होंगे ना? हाँ, मतलब वो तो वो वाली EM वेव जनरेट करते हैं जो हम देख पाते हैं, पर रूम टेम्परेचर पर भी जो चीजें हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल या मोबाइल फोन या एनीथिंग लाइक अ पेन और अ कॉपी, इवन दीज थिंग्स आर जनरेटिंग सम रेडियो एंड माइक्रोवेव। वो इतनी Okay, कम sir. एनर्जी की है, वो हमें दिखाई नहीं देती, हम फील नहीं करते उसको, लेकिन इवन दे आर रेडिएटिंग हीट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आया सबको समझ में? ओके, यस सर। So, ठीक है। so that हाँ order that you have written, like minimum energy, that's for energy released, right? हाँ, एक सिंगल वेव की एनर्जी का मैंने ऑर्डर बनाया है, और एक सिंगल वेव को बाद में पढ़ेंगे हम, एक सिंगल पैकेट ऑफ वेव को हम फोटोन बोलते हैं, ओके। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वी कैन कैलकुलेट दैट एनर्जी आल्सो, E = h nu।
पर अभी हम एक सिंगल वेव की बात नहीं करेंगे, हम कलेक्शन की बात करेंगे, हम उन ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो हीट रेडिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? रेडिएशन कैन हैपन इवन विदाउट एनी मीडियम। हम सबको पता है लाइट कम्स फ्रॉम सन टू अस इन वैक्यूम, सो these waves can travel even through vacuum. ओके, मीडियम में तो ट्रैवल कर ही सकती हैं, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो रेडिएशन डजंट नीड एनी मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस. It can happen in solid, liquid or gas also. Gamma rays can pass through solids. X rays can also pass through solids, but it can happen in vacuum also. ठीक है, और इसको सर पढ़ने के लिए, हाँ बोलो। सर ये टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन आपने क्यों लिखा है? हीटेड ऑब्जेक्ट बोला मैंने, ओके है ओके ना। सर। अब हीटेड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? हीट सर हाँ किसके कंपैरिजन में हीट? तो 0 केल्विन के अलावा कुछ भी है तो वो हीटेड है। ओके, यस हाँ बोलो। ओके, तो रेडिएशन पढ़ने के लिए हमको एक चीज समझनी होगी कि इफ समथिंग हैज अ टेम्परेचर T where T is greater than 0 Kelvin, which means everything, it radiates some energy from its surface. कुछ ना कुछ एनर्जी वो रेडिएट करेगा। तो वो कहां से आ रही है हीट? वो आपको समझ में आनी चाहिए। इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ हीट होगी, आपस की बहुत सारी टक्कर होती है, इधर उधर टकराते हैं, भागते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, डिसेलरेट होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होता है, अपनी एनर्जी लूज करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाता, तो उस केस में इट मस्ट बी एमिटिंग सम रेडिएशन। तो वो सारे जो रेडिएशन जा रहे हैं, ठीक है, दैट टोटल हीट जो एमिट हो रही है उसका किससे वो किस पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर ऑफ बॉडी पर। ठीक है, जो भी हीट रेडिएट कर रहा है बॉडी, वो किस पर डिपेंड करेगा? उसके टेम्परेचर पर। तो उसी की बात करनी है हमको। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, इसमें अब और नहीं कुछ ऐड करूंगा। Sanika is asking, sir, can we see skeleton shadow on wall? Yes, beta, but instead of wall, we take a silver की फिल्म, और एक्सरे जब उस पर गिरती है तो रिएक्ट करके वो व्हाइट कलर की बन जाती है। तो अगर तुमने एक्सरे कभी देखा हो तो ऐसा ही कुछ होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और वो लिटरली इट इज द शैडो ऑफ आवर हैंड्स, नॉट हैंड्स, ऑफ द बोन ऑफ आवर हैंड्स ऑन अ पेपर। ओके, आई नो दिस बिकॉज माई फादर इज ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो बचपन से मैंने खूब सारे एक्सरे से खेला है, और बाद में दोस्तों को डराया भी है ले जाके। और फिर बाद में एक और अच्छी मशीन आ गई थी जिसमें इट इज कॉल्ड इमेज इंटेंसिफायर। तो इमेज इंटेंसिफायर में क्या होता है? इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एक्सरेज फ्रॉम वन सिलेंडर टू अनदर। एक एमिटर होता है और एक उसमें रिसीवर होता है, और उसके बीच कंटिन्यूअस फ्लो होता है। तो अगर आप उसके अंदर हाथ रख के अपना उसको रोटेट करोगे तो एक स्क्रीन पर आपको रोटेटिंग स्केलेटन दिखाई देगा ऐसे। तो मैं और मेरा भाई ओटी में घुस के और ये सब करते रहते थे, अपना हाथ पैर उसमें कुछ भी डाल के देखते रहते थे। फिर एक दिन हम लोग अपना सर लगाने वाले थे, तब आके पकड़ लिया पापा ने, और फिर उसके बाद से बंद हो गया था। तो वो हमारा मन था कि स्केलेटन दिखाई दे उसमें। हाँ, माय ब्रदर इज बिकमिंग अ डॉक्टर इन मुंबई। ही इज इन, कौन सा कॉलेज है मुंबई का? ही इज डूइंग MS, मास्टर ऑफ सर्जरी, है ना। ऑर्थोपेडिक सर्जन बन रहा है वो। KEM नहीं, KEM में तो पढ़ने लिखने वाले लोग जाते होंगे। वो कौन सा है नवी मुंबई में जो है, एक प्राइवेट बड़ा? DY पाटिल। DY पाटिल, यस यस यस, DY पाटिल।
इज देयर? नहीं नहीं, वो पढ़ मतलब डीवाई पाटिल से कर रहा प्राइवेट, बट उसकी एज क्यों जाननी है तुमको? डॉक्टर है, एमएस कर रहा है, होगी कुछ 27 28 26 ऐसी कुछ, है ना? तो सर हाँ, एक इंजीनियर एक डॉक्टर सही है ना, बढ़िया। हाँ, माई रियल ब्रदर। और किसकी? मैं ताऊ चाचा के बच्चों की थोड़ी बात करूँ। सर ये जो आपने मशीन बताई यहाँ पे, यहाँ से भी एक्सरे निकाल सकते हैं? क्या निकल सकते हैं? सर एक्सरे निकल रहा है ना यहाँ से? इससे एक्सरे निकल रहा है और इधर एक रिसीवर होता है। हाँ सर। हाँ, वो देखता है कि सारी पहुंच रही है तो व्हाइट स्क्रीन दिखाएगा, और रास्ते में कुछ रुक रहा है तो उस जगह पे ब्लैक, ऐसे ही कुछ था मतलब। हाँ, ओके। तो वो अगर उसमें अपना हाथ डाल दोगे बीच में तो वो हाथ की इंस्टेंटेनियस एक्सरे दिखाई देती है, मतलब लाइक अगर आप रोटेट करोगे तो ये भी रोटेट होगा। तो वो ओटी में ऑपरेशन करते टाइम अलग अलग एंगल से देखना पड़ता है कई बार बोन को, तो उसमें वो लाइव फीड में यूज होता है। तो डीवाई पाटिल इज वेरी कॉस्टली। हाँ, इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज क्वाइट कॉस्टली, बट ठीक है, जब एक सर्जन हो घर में तो दूसरे एक को तो बनना ही पड़ता है, मतलब दो में से एक को तो बनना ही था, तो वो बन गया, वो बन रहा है, अच्छी बात है। नहीं, माय फादर वाज अ वो ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रॉमा स्पेशलिस्ट। तो आप अगर यूपी में ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हो तो आपकी जो क्लाइंटेज होती है ना, अगर वो उस क्लाइंटेज से आपके बच्चे बचपन में मिल रहे हैं तो वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं, वो डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो ट्रॉमा पता है ना, यूपी में ट्रॉमा स्पेशलिस्ट मतलब बुलेट वुंड, लड़ाई भिड़ाई, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह। तो ऐसी ऐसी चीजें देख ली छोटे बचपन में ही, मैंने कहा नहीं, अपन इंजीनियर ही ठीक है। ठीक है, अपना आराम से कोडिंग करो, पढ़ाओ बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो ओके, तुम में से भी तो कई हो के फादर डॉक्टर होंगे, पेरेंट्स होंगे ना? तो नहीं, मतलब कुछ के तो होंगे, आई एम प्रेटी श्योर। तो तुमको कहाँ से सबको, इतने लोगों को वो मिल गई इंस्पिरेशन की डॉक्टर बनना है? दिल्ली? नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम आगरा, नियर बाई। आगरा तो सबको पता ही है, ताजमहल है तो। यस। नहीं, राइट नाउ आई एम इन दिल्ली, नॉट इन आगरा। दिल्ली सेंटर, दिल्ली में भी गाजियाबाद सेंटर। अरे बहुत अच्छी लाइफ है डॉक्टर्स की, बस बनने के बाद। बनना बहुत टफ डील है, पहले सेलेक्ट हो, फिर पढ़ाई करो एमबीबीएस की, फिर 1 साल का कुछ कुछ काम करो, फिर एमएस की तैयारी करो, फिर एमएस करो 3 साल की, फिर आजकल पोस्ट डॉक भी करने का हो गया है फैशन, 2 साल की वो कर लो। तो 30 31 की एज पे लोग बन जाते हैं डॉक्टर, एंड उसके बाद की लाइफ अच्छी है, पर तब तक की काफी मेहनत का काम है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इतना नहीं पढ़ाई करनी है, बस बहुत है, 3 4 साल पढ़ाई करके बढ़िया अपना। ठीक है, पर अपनी अपनी चॉइस है। देखो, कुछ लोग बाद की लाइफ में अच्छे मजे लूटना चाहते हैं कि नहीं, बुढ़ापे में बढ़िया खूब पैसा होना चाहिए। कुछ लोग का होता है कि 20 से 30 पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा, तो फिर मतलब तो ये हो गया लिखता। मैं चैट पढ़ रहा हूँ ना चैट पे चैट किए जा रहे। तो टाइम कितना होता है? 20 15 मिनट है, 15 मिनट है, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ चलो। रेडिएशन पढ़ने के लिए हमें कई सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे कि एक ही टेम्परेचर पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हीट रेडिएट करेगा एक ही टेम्परेचर पर, उसको नाम दिया गया ब्लैक बॉडी।
ठीक है, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? इट इज एन ऑब्जेक्ट that radiates maximum amount of heat per unit time per unit area at a given temperature. मतलब एक ही टेम्परेचर पर हम 3-4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लें, ठीक है, एक कोई आयरन का ब्लॉक लिया, एक कोई प्लास्टिक की बॉल ली, ठीक है, एक कोई वुडन ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और देखा कि कौन कितनी हीट रेडिएट कर रहा है, ठीक है, तो सबका हीट रेडिएशन एक सेम टेम्परेचर पर अलग अलग आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर चीज सेम ही हीट रेडिएट करती है, तो सबका अलग अलग हीट रेडिएशन आया, तो मैक्सिमम, जब हमने बहुत सारे मटेरियल कंपेयर किए तो मैक्सिमम जिन चीजों का हीट रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आया उसको बोला गया ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ कंसेप्ट कि वी हैव टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट विच रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो दैट नेम दैट एनर्जी दैट थिंग विल बी कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। अगर तुम पूछो कि सर प्रैक्टिकली कौन सी बॉडी इज ब्लैक बॉडी, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी इज लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक पता है तुम लोगों को क्या होता है? कार्बन। काजल, हिंदी लिखना नहीं आता मुझे लग रहा है, काजल। काजल भी बेसिकली क्या, जब कोई लैंप या दिया वगैरह जलता है ना तो वो बर्न होता रहता है, बर्न होता रहता है, प्योर कार्बन जो बनता है काले कलर का, दैट थिंग इज कॉल्ड लैम्प ब्लैक। तो एट अ गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम हीट विल बी रेडिएटेड बाय लैम्प ब्लैक, ठीक है। और लैम्प ब्लैक को क्या बोल सकते हैं हम? वी कैन कॉल इट, Sir, that is at a given temperature, ना? हाँ, मतलब ऑफ कोर्स अब तुम काजल को ठंडे टेम्परेचर पे रखोगे और दूसरा ऑब्जेक्ट तुम बहुत बड़े टेम्परेचर पर ले गए तो फिर वो दूसरा ऑब्जेक्ट ज्यादा हीट रेडिएट कर देगा। तो एट सेम टेम्परेचर अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो तो जो ब्लैक बॉडी होगी वो हमेशा ज्यादा हीट रेडिएट करेगी। इज दैट क्लियर? तो ब्लैक बॉडी इससे हम लोग बोलते हैं इट्स लाइक अ रिलेटिव क्वांटिटी, क्या ब्लैक बॉडी एक रिलेटिव क्वांटिटी रहेगी क्या कि हाँ, दो या मतलब इट्स तीन? लाइक एन आइडियल गैस, नहीं डिफाइन कर दिया किसी हाँ ने, सर, आइडियल गैस। तो दैट इज लाइक एन आइडियल बॉडी इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। तो उसको आइडियल बॉडी नहीं बोला, उसको ब्लैक बॉडी बोला। और वो प्रोबेबली इसलिए बोला गया होगा कि रियल वर्ड में जो क्लोजेस्ट टू ब्लैक बॉडी है दैट थिंग इज काजल, दैट थिंग इज बर्न्ड कार्बन प्योर, ठीक है। तो इसलिए उसको ब्लैक बॉडी नाम रखा गया होगा, ठीक है। हाँ सर। So black body is an object that radiates maximum amount of heat per unit time per unit area at a given temperature, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है लैम्प ब्लैक, ठीक है। और even lamp black is 99.99% ब्लैक बॉडी, ठीक है। 100% वो नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताता हूं कि अ ब्लैक बॉडी इट रेडिएट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसके अलावा द सेकेंड प्रॉपर्टी इज it absorbs every radiation falling on its surface। तो ब्लैक बॉडी की एक खासियत है, क्या खासियत है? कि ये सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करता है, सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। ऑन दी अदर हैंड इसके ऊपर जो भी रेडिएशन फॉल करेगा उसको ये तुरंत क्या कर लेता है?
एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो इट्स अ वेरी गुड रेडिएटर, इट्स एन आइडियल रेडिएटर, but it is also an ideal absorber. Whatever radiation will fall on the surface of the black body, it will radiate it, it will absorb it immediately. सर तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सब कुछ भी absorb- रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अगर कोई चीज कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो वो कैसी दिखाई देगी, उसका क्या कलर दिखाई देगा? कोई कलर दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। कोई कलर दिखाई नहीं देगी। तो बेसिकली इट विल Black ही होना ब्लैक टू अस। समझ Yes, में sir. आया? Yes, sir. तो दैट इज व्हाई आल्सो वी कैन कॉल इट अ ब्लैक बॉडी। लेकिन एक बात समझना कि एट रूम टेम्परेचर अ ब्लैक बॉडी इज ब्लैक बॉडी, ठीक है? क्योंकि उस पर जो भी चीजें गिर रही है, जो भी कलर गिर रहे हैं, वो उनको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। लेकिन अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो इवेंचुअली वो रेडियो और माइक्रो और इंफ्रारेड की जगह कौन से रेडिएट करने लग जाएगा? अल्ट्रावायलेट वो रेड, UV. रेड नहीं, रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड के ऊपर रेड, येलो, ब्लू, समझ रहे हो? तो पहले तो हमको ब्लैक बॉडी ब्लैक दिखाई देगी, पर अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेंचुअली उसमें सारे change. कलर्स धीरे धीरे दिखाई देंगे। पहले वो रेड दिखाई तो एंड देगी, में व्हाइट हो जाएगा। फिर वो येलोइश, फिर वो ब्लूइश, और फिर वो अगेन जैसे ही अल्ट्रावायलेट की रेंज में गई तो फिर से कैसी हो जाएगी? फिर Black? से दिखना बंद हो जाएगी, फिर से ब्लैक हो जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Okay. So the color of a black body will change as per the temperature. At room temperature it will be black body. क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कोई रेड और वायलेट और ग्रीन कलर नहीं एमिट करता है। अगर करता होता तो हमको चीजों के कलर चेंज होते दिखाई देते क्या नहीं देते? तो रूम टेम्परेचर पर हमको चीजें कैसी दिखती हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रही है। पर एट हाई टेम्परेचर रिफ्लेक्शन की जगह क्या आ जाता है? रेडिएशन भी पिक्चर में आ जाता है। तो लेट मी ड्रॉ अ फिगर एंड शो इट टू यू कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर आर थ्री थिंग्स हैपनिंग। वन इज radiation is incident on a surface. The other is some radiation is absorbed. Okay, and some is reflected. Okay, some is absorbed and some is reflected. And then there is the third thing that जो उसका टेम्परेचर हो गया उसकी वजह से there will be radiation. ठीक है? तो मजा नहीं आया इस फिगर में। लेट मी ड्रॉ इट कलरफुली। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? दीज आर रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, ठीक है? दीज आर स्मॉल रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। तो कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कुछ एब्जॉर्ब भी हो रहा होगा। ओके, और देन देयर इज द लास्ट थिंग दैट इज द हीट रेडिएटेड फ्रॉम इट। So let me write it clearly. Green one is incident radiation. Incident light, light नहीं बोलना चाहिए, radiation ही बोलना चाहिए। light तो एक part होता है, ठीक है? जिसका एक part, a part will gets absorbed, ठीक है? And then there is red. Red is reflected. And then there is yellow. Yellow is emitted. So there are three types of things happening over here. There is an incident, there is a absorbed, there is a reflected, and then there is radiated. सबको समझ में आया? सर तो आपने जो अभी एग्जांपल दिया था जिसमें हमको रेड ब्लू बाद में दिखने लगेगा थोड़ा टेम्परेचर के बाद, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट का दिखेगा ना कि एमिटेड रेडिएशन? एमिटेड वाले का कलर चेंज होगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ ब्लैक बॉडी के लिए इनमें से कौन सी चीज मैक्सिमम है और कौन सी जीरो है?
green maximum मैक्सिमम और Green रेड maximum. and मिनिमम। emitted. ठीक है, Maximum. फॉर ब्लैक बॉडी दिस विल बी इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इंसिडेंट तो दूसरी चीजों पे होगा कि सराउंडिंग में क्या रखा है। ब्लैक बॉडी के लिए Reflection minimum. Minimum. रिफ्लेक्टेड कितना Minimum. हो जाएगा? 0। और एमिटेड कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। ये Yes. 2 प्रॉपर्टी लिखाई मैंने तुम्हें ब्लैक बॉडी की। ओके, Yes. ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ बोलो। आपने बोला था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो रेड दिखना शुरू हो जाएगा, वो वापस रेड बता सकते हैं? दिखेगा, फिर ग्रीन येलो की तरफ जाएगा, और फिर उसकी तरफ जाएगा, ब्लू की तरफ जाएगा। हाँ सर, तो वैसा क्यों होता है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन एमिट ज्यादा होते हैं, ओके सर। है ना। आपके पास ज्यादा पैसे है ना, तो आप बड़े नोट ज्यादा खर्च करोगे, समझ रहे हो? हाँ सर। बस बिल्कुल वैसे ही। ओके सर। सर तो- इंसिडेंट रेडिएशन मैक्स नहीं होगा? इंसिडेंट रेडिएशन तो बेटा दूसरी कहां से आ रही है लाइट, उस पर डिपेंड करेगा ना, है ना। रूम के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा इंसिडेंस। ओके, ओके सर। सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा इंसिडेंस। ओके, तो इंसिडेंट को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड और एमिटेड को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने अब्जॉर्प्शन वाले ग्रीन पाथ को क्यों अच्छा मैक्सिमम कंसिडर नहीं किया? वो भी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन भी करेगा ना? हाँ, एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम लिख सकता था मैं। यस मैंने रिफ्लेक्टेड को 0 लिख दिया, तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लिख दिया। ओके, हाँ सर। सर एमिटेड क्यों मैक्स होगा? एमिटेड क्यों मैक्स होगा? वो तो डेफिनेशन में ही है ना, जिस चीज का एमिटेड मैक्सिमम है उसी को हमने ब्लैक बॉडी डिफाइन किया। ओके, अच्छा, वो हीट एमिटेड। हाँ, हीट एमिटेड। हाँ सर। जो मैक्सिमम हीट एमिट करते हैं उनको ब्लैक बॉडी बोला गया। फिर देखा गया Yes. इनका कलर ब्लैक है, और फिर देखा गया कि ये तो सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो किसी हाँ। मार्केट में कोई बहुत सारे लोग आते हैं, कौन सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है? तो वो वही होगा जो सबसे ज्यादा अर्न कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? यस। तो वैसा ही है कंसेप्ट, तो कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, आराम से हो जाएगा, एक ही क्लास का है ये भी। ठीक है, बाय बच्चों। सर बाय सर। हाँ, सर थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय बाय। बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे। सर आपने जो रेडिएशन पार्ट में, एक बार आप लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो? हाँ, सर यहाँ पे आपने एक पॉइंट बोला था, ये टी वाला डायग्राम ड्रॉ करके, वो एक बार वापस रिपीट कर सकते हो प्लीज? कौन सा वाला डायग्राम? नीचे आपने टी बनाया है ना? हाँ, कि कितना हीट रेडिएट करेगा ये बॉडी के टेम्परेचर पर Okay, डिपेंड sir. करेगा। तो इसका एक लॉ होता है स्टीफन्स लॉ, वो अपन नेक्स्ट क्लास में ठीक है पढ़ेंगे। सर। ठीक है, Yes. चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।